बच्चों क्लास 9th में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग जो है रासायनिक संयोजन के नियम पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक संयोजन होता क्या है और इसका क्या महत्व है। बच्चों रासायनिक संयोजन क्या होता है, जो रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं उसे रासायनिक संयोजन कहते हैं। यहाँ पर दो वैज्ञानिक हैं, एक लवाइचिए और दूसरे जोसेफ एल प्राउस्ट। इन्होंने बहुत अध्ययन के बाद रासायनिक संयोजन के नियम को दिया था। तो आइए हम लोग देखते हैं रासायनिक संयोजन है क्या और इसके नियम क्या क्या होते हैं। बच्चों हमारे दो वैज्ञानिक थे, लवाइचिए और जोसेफ एल प्राउस्ट। ये दोनों ने मिलकर जब बहुत सारा अध्ययन किया कि हम लोग कैसे तत्वों को दूसरे तत्वों से जोड़कर कुछ यौगिक बनाए, कुछ नया पदार्थ बनाए। ठीक है, यह कैसे एक परमाणु स्थिर नहीं रह सकता है। ठीक है, वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, तो वो अपने ही परमाणुओं से मिलकर तत्व बना लेता है। ठीक है, तो उसके जुड़ने का नियम क्या था। जैसे हम लोग बहुत सारे यौगिक पढ़ते हैं, कार्बन के यौगिक, ठीक है, मीथेन है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सब क्या है, एक प्रकार के यौगिक हैं। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे हम लोग पढ़ते हैं मीथेन CH4, यहाँ पे देखिए कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, कार्बन कितना हो गया 1 और हाइड्रोजन कितना हो गया 4। ठीक है, तो ये आखिर इसमें ऐसा होता क्या है कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। दूसरा मैं देखती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। ठीक है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन केवल 2 ही जुड़ रहा है। कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2। तो ऐसा क्यों हो रहा था, मतलब ऐसे ही तत्व अपने आप से जुड़कर क्यों इतने ही मॉलिक्यूल्स क्यों ले रहे थे, तो इतने ही एटम्स क्यों ले रहे थे। जब कोई मॉलिक्यूल्स बनना हो रहा था तो इतने ही एटम क्यों ले रहा था। ठीक है, जैसे हम लोग बहुत सारे सूत्र, जल का भी सूत्र जो मैं कॉमन ही बताती रहती हूँ, H2O। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कार्बन के साथ तो 2 जुड़ा था, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गया और ऑक्सीजन 1 हो गया। तो ऐसा क्यों था। इन्हीं सब अध्ययन के बाद जो मैंने 2 वैज्ञानिक आपको बताए, ठीक है, तो उन लोगों ने जो निष्कर्ष निकाला, उन्होंने 2 नियम दिए थे। जो पहला नियम था वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम था। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, आखिर ये होता क्या है। चलिए तो बच्चों हम लोग अपने पहले टॉपिक पे आते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आखिर द्रव्यमान होता क्या है, किसी भी वस्तु का जो मात्रा होती है वो द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, और द्रव्यमान और भार में अंतर है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान दूसरी चीज़ होती है और भार दूसरा। द्रव्यमान जो होता है वो कभी नहीं बदलता, और जबकि भार जो है स्पेस बदलने पर, जैसे अर्थ पर भार अलग होता है किसी वस्तु का और स्पेस पर अलग होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है, ये कहा गया कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या मतलब जो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया में कुछ चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, जिन जिन तत्वों को मिला रहे हैं, क्या बनने के बाद जो अगला तत्व बनता है उसका द्रव्यमान बदलता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसी को बताता है। तो इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो इस नियम के अनुसार बच्चों, ना तो हम रासायनिक अभिक्रिया में किसी वस्तु को, मतलब वस्तु का भार बढ़ा सकते हैं और ना ही उसके भार को भार नहीं, द्रव्यमान को घटा सकते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है। तो आइए एक एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं इसको। ठीक है बच्चों,
अगर हम लोग कुछ मिश्रण लें, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल तो आप लोगों को नहीं, लेकिन ऐसे ही थ्योरेटिकल समझा सकती हूँ। जैसे हम लोग अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो अगर हम लोग कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट लेते हैं, ठीक है, कॉपर सल्फेट में हम लोग मिलाते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलाते हैं? सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर हम लोग कुछ मात्रा भी इसकी डिसाइड करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो है कॉपर सल्फेट जो लेते हैं 1.25 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है, और जो है सोडियम कार्बोनेट है 1.43 ग्राम, ठीक है। जब भी बच्चों हम लोग इसको मिलाएंगे तो ये जो हमको यौगिक मिलेगा कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है, उसका भार क्या हो जाएगा 1.25 प्लस 1.43 ऐड करके आप लोग देख सकते हैं। तो जो हमें नया तत्व मिलेगा उसका भार क्या होगा, जो भी हमें पूरा मिलेगा मिश्रण, उसका भार 2.68 ग्राम होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि अगर हम 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों को मिलाते हैं तो इनका जो द्रव्यमान होगा, जो हमें प्राप्त मिलेगा, हमारा जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, रिज़ल्ट का भी वेट जो होगा इन दोनों के भार के योग के बराबर होगा। तो द्रव्यमान का संरक्षण का यही नियम कहता है कि ना तो हम लोग किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो किसी द्रव्यमान का सृजन कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश। तो आप लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ गए होंगे। चलिए आइए हम लोग अपना दूसरा नियम समझते हैं। बच्चों हमारा जो दूसरा नियम आया, ठीक है, वो स्थिर द्रव्यमान का पहला नियम था। दूसरा जो आया स्थिर अनुपात का। स्थिर अनुपात का नियम जो है ये कहता है कि जब भी हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करते हैं तो उसमें उपस्थित जो तत्व होते हैं, ठीक है, वो किसी निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात मतलब अनुपात आप लोग समझते हैं जैसे 1:2, ठीक है, 3:4। इसका मतलब क्या है, अगर एक भाग पहला 1 भाग है तो दूसरी चीज़ 2 भाग होगी। अगर पहला 3 भाग है तो दूसरा जो है 4 भाग होगा, ठीक है। तो ये अनुपात का मतलब होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब भी कोई हम रासायनिक क्रिया करते हैं, जैसे एक X एलिमेंट लिया और दूसरा Y लिया, ठीक है, तो X तत्व लिया और Y तत्व लिया, तो अगर हम इन दोनों का रासायनिक संयोग करते हैं, इन दोनों को अगर हम लोग किसी रासायनिक अभिक्रिया में मिश्रित करते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए हैं, अगर भाग लेने की इनके अंदर क्षमता है, तो ये जब भी मिलेंगे तो किसी न किसी अनुपात में मिलेंगे। X का कोई अनुपात होगा और Y का दूसरा अनुपात होगा, ठीक है। तो ये स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है, ठीक है। तो जो प्राउस्ट ने इसकी डिफिनीशन दी है, तो प्राउस्ट ने बताया कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। अर्थात किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो आइए हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं कि क्या उदाहरण है जो हम लोगों का रासायनिक क्रिया में भाग ले रहे हैं। कैसे हम लोग द्रव्यमान के अनुपात को समझेंगे कि स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है। प्राउस्ट के अनुसार तो ये हो गया। तो यही चीज़ लवाइजे ने भी कहा था कि जब भी कोई यौगिक बनता है या कोई दूसरी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, तो कोई भी चीज़ जो होती है, अगर हम लोग 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाते हैं तो उनका अनुपात क्या होता है, स्थिर होता है, वो चाहे कहीं से भी प्राप्त हो, ठीक है। जैसे हम लोग सबसे पहले अपना एक उदाहरण लेते हैं जल, ठीक है, क्या लेते हैं,
हम लोग ले लेते हैं कि जैसे जल में, ठीक है, हमारा पहला यौगिक क्या है, जल, ठीक है, यौगिक है जल। जल का सूत्र आप लोग जानते हैं क्या होता है, H2O, ठीक है। तो जहाँ पर जो जल है उसमें होता क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये क्या होते हैं, आप हमेशा सूत्र जब पढ़ते हैं तो जल के सूत्र में हमेशा हम लोगों को हाइड्रोजन 2 दिखता है और ऑक्सीजन 1 दिखता है। तो अगर हम लोग इनका द्रव्यमान का अनुपात लें तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इसका द्रव्यमान का अनुपात आता है दोनों का तो 1:8 का आता है। अर्थात अगर हाइड्रोजन का भार 1 ग्राम है तो ऑक्सीजन का भार कितना ग्राम होगा, 8 ग्राम होगा, ठीक है, 1:8। तो ये अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। जल की जब भी हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे तो ये अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। जल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1 और 8। जैसे अगर ये 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो वहाँ पर हमको जो ऑक्सीजन है वो 8 ग्राम मिलानी पड़ेगी, ठीक है। ये होता है स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा हम लोग और भी देख सकते हैं, हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं अमोनिया का। किसका, अमोनिया का। अमोनिया का सूत्र आप लोगों को आता है, ठीक है, आई होप आता होगा। क्या होता है, NH3। मतलब यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन कितना है, 1 है और हाइड्रोजन 3 है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है यहाँ पर 14:3 का होता है, ठीक है। अगर 1 ग्राम हम लोग हाइड्रोजन ले रहे हैं तो अमोनिया हमको कितनी लेनी पड़ेगी, 14 ग्राम, ठीक है। तो जब भी हम लोग अमोनिया का रिएक्शन या अमोनिया बनाना होगा तो यहाँ पर जो अनुपात लेना होगा हम लोगों को द्रव्यमान के हिसाब से तो इतना ही लेना पड़ेगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने दो नियम पढ़ लिए, ठीक है, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम।